हेलो एवरीवन, वेलकम टू फील्ड मैथमेटिक्स विद राजीव। आई होप यू आर डूइंग वेल। उम्मीद करता हूँ सब बड़े अच्छे और शानदार होंगे और साथ ही साथ में आप लोगों की तैयारी बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही होगी। तो बेटा, आप लोगों को पता है कि जैसे मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि अभी हम इन दिनों KVS टीयर 1 की तैयारी करेंगे, जिसमें हम बेसिक कंप्यूटर को कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी कंप्लीट किया जा सके। अब इनमें मैं लगभग एवरी क्लास में 20 से 25 क्वेश्चन करवाऊंगा। वो क्वेश्चन सिर्फ ऐसे नहीं होगी टिक कर दिया दैट्स इट, नहीं। जो भी उसके सराउंडिंग जो भी कुछ बन सकता होगा, मैं सब कुछ आपको शेयर करूंगा। ठीक है, जिससे आपको बहुत सारे क्वेश्चन से एक ही साथ में मिल जाए। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं स्क्रीन पर। आइए, जैसे यहाँ पे लिखा कि सब द फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर डिजाइन बाय चार्ल्स बेबेज वाज कॉल्ड, उससे कहते हैं एनालिटिक फंक्शन। अब सर ये तो आपको पता था, हम कैसे याद करें? या तो हम सीधा याद कर सकते हैं, बट मैं आपको बताता हूँ कि याद करना किसी चीज़ का मतलब नहीं होता। अब हम समझते हैं कि कैसे कैसे इन्वेंशंस हुई पूरी की पूरी। आज हम उसको समझते हैं जिससे आपको बेनिफिट हो जाएगा। सबसे पहले अबाकस आया, सबसे पहले अबाकस आया। अबाकस आया 1602 में। कब आया? 1602 में। ये चाइना ने बनाया था। किसने बनाया था? ये चाइना ने बनाया था, और ये फर्स्ट मैकेनिकल डिवाइस था। फर्स्ट मैकेनिकल डिवाइस। ओके बच्चे, पहला मैकेनिकल डिवाइस था ये। उसके बाद नेपियर बॉन्ड्स। ठीक है, ये कब आया? 1617 में आया। जॉन नेपियर इसका नाम था, जिसने बनाया। इसका जॉन नेपियर था और स्कॉटलैंड का था। स्कॉटलैंड का था। ठीक है, ओके। उसके बाद कंप्यूटर जब बना, अब उसके बाद पास्कलेन आया। पास्कलेन ने 1642 में बनाया। वो मैटर नहीं करता, वो हमें इतना इंपॉर्टेंट नहीं पड़ता। उसके बाद आया डिफरेंस इंजन, जो हमें इंपॉर्टेंट है। डिफरेंस इंजन यह 1820 में। डिफरेंस इंजन 1820 में। इसको बनाया चार्ल्स बेबेज ने। इसको बनाया मतलब एनालिटिक इंजन से पहले उसने डिफरेंस इंजन बना दिया था, चार्ल्स बेबेज ने। वो चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। ठीक है, अगर तुम लोगों को नहीं पता मैं तो बताता हूं। चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। फादर ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, उसके बाद आया एनालिटिक इंजन। उसके बाद आया बच्चे सब, उससे पहले डिफरेंस इंजन आ चुका था चार्ल्स बेबेज का। उसके बाद एनालिटिक इंजन आता है, जो 1837 में आता है। 1837 में उसका एनालिटिक इंजन आता है बच्चे। ठीक है, और इसी एनालिटिक को पहला क्या? फर्स्ट जर्नल पर्पस या जनरल पर्पस मैकेनिकल कंप्यूटर। फर्स्ट जर्नल पर्पस मैकेनिकल कंप्यूटर। ठीक है, फर्स्ट जनरल पर्पस मैकेनिकल कंप्यूटर। ठीक है, ये आप लोगों को एटलीस्ट इतना तो पता होना चाहिए, क्योंकि अगर इतना पता है तो आप काफी ज्यादा अच्छा कर लोगे। अब हमारे पास और कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, उसमें जो सबसे दो तीन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है, वो एक मार्क 1। ठीक है, मार्क 1 जो आई थिंक 1944 में बना। इसको बनाया हॉकेड आइकन ने। ठीक है, इसने बनाया, अमेरिकन साइंटिस्ट था। ठीक है, अमेरिकन साइंटिस्ट था ये जो इन्फॉर्मेशन तो मैं लिखा रहा हूं ना बच्चे, ये रिवाइज कर लेना, आपको बहुत काम आएगी ये। ठीक है, और ये फर्स्ट फुली कैलकुलेटिंग मशीन थी। फर्स्ट फुली कैलकुलेटिंग मशीन थी ये, पहली बात। उसके बाद दो तीन और आए, जैसे एडबैक। इसकी फुल फॉर्म पेपर में आने के चांसेस हमेशा 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 रहते हैं, क्योंकि ये अगर आपको फुल फॉर्म आती है तो आप काफी अच्छा कर रहे हो। इट मींस एक एडबैक आता है, एक एनैक आता है, एक एडसैक आता है, और एक यूनिवैक आता है। ये तीन हैं। यूनिवैक का होता है यूनिवर्सल कंप्यूटर। यूनिवर्सल यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ऑटोमेटिक कंप्यूटर। दिस इज द फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। दिस इज फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। अगर ये छोटी छोटी चीजें आपको अच्छे से याद रहती है ना बच्चे, तो आप खुद नोटिस करना कि आपकी जो तैयारी है वो ऑटोमेटिकली अच्छी लग पड़ी होने। एडसैक की पहली तो आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, क्योंकि फुल फॉर्म पेपर में पूछी जाती है इसकी। इसका होता है
इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। आपको ये फुल फॉर्म बिल्कुल अच्छे से नीट एंड क्लीन तरीके से पता होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये पहला कंप्यूटर था जिसने स्टोरेज प्रोवाइड करवाई। दिस इज द फर्स्ट कंप्यूटर जिसने स्टोरेज प्रोवाइड करवाई, पहला कंप्यूटर था ये। एंड अब अगर हमें फुल फॉर्म्स नहीं पता होंगे, क्योंकि पेपर में जब हम ओवरसी ऑब्जर्वेशंस की बात करते हैं, फुल फॉर्म पेपर में आने के चांसेस रहते हैं, फुल फॉर्म यहीं से आती है बच्चे। अब एनियाक का मतलब क्या होता है? इसका मतलब इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ठीक है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। देखो एक क्वेश्चन से कितना कुछ सीखने को मिलेगा वो आप देख लीजिए, क्योंकि मैं सिर्फ आंसर देने नहीं आया हूं। आंसर देने के लिए तो बहुत सारी चीजें पड़ी हुई हैं, आप बड़े आराम से देख सकते हो, बट मुझे समझाना है आप लोगों को किस तरह कंप्यूटर को पढ़ा जा सकता है, ठीक है। हाँ ठीक है। 19 अगर आपने ईयर भी लिखने है तो आप ईयर भी लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे ईयर है इसको, ये 1940 का है, ये 1946 का है, ये 1949 का है, और ये 1951 का है, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा सब कुछ। अब कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाई स्पीड मेमोरी बिटवीन द सीपीयू एंड मेन मेमोरी। मेन मेमोरी को हम प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं, और सीपीयू और उसके बीच में कौन सी हाई स्पीड मेमोरी होती है। तो अगर मैं आपको बोलूं कि जैसे हम हमेशा ऐसा नहीं होता कि हमारे पास जब भी हमने कोई डाटा सीपीयू से लेना होता है तो सीपीयू हमेशा ऐसा नहीं करेगा कि बार बार आपको मेन मेमोरी में भेजेगा, मेन मेमोरी फिर ओपन करेगा, नहीं। वो एक तरह का ना एक कैशे मेमोरी क्रिएट कर देता है। फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल समझते हैं कैसे काम करता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप लोगों का कुछ सामान है खाने पीने का जो अलमारी में पड़ा हुआ है, ठीक है। अब बार बार तो ऐसा नहीं करोगे कि बार बार उठ के अलमारी में जाओगे, नहीं, आप अपने पास रख लोगे या अपने ड्रोर में रख लोगे। जो ड्रोर है ना बच्चे, जब चाहे मैं तब खा सकूं, है ना। किसी को तो भूख लग पड़ी होगी, है ना। जब चाहे मैं खा सकूं, उसे कहते हैं कैशे मेमोरी, जो इन बिटवीन काम कर रही है। अगर कैशे मेमोरी की बात करें, कैशे मेमोरी बहुत तरीकों से समझी जा सकती है बच्चे। मैं कैशे मेमोरी समझाने की कोशिश करता हूं। ये फास्टेड मेमोरी होती है, रजिस्टर भी होती है। रजिस्टर इज अलग टॉपिक है, ये सीपीयू के ऊपर होती है लगी। रजिस्टर मेमोरी तो सबसे फास्ट रजिस्टर मेमोरी होती है, बट ये सीपीयू के ऊपर लगी होती है। तो इसने क्वेश्चन क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग हाई स्पीड मेमोरी बिटवीन मेन मेमोरी एंड सीपीयू, वो होती है कैशे मेमोरी। क्या होती है बच्चे? कैशे मेमोरी। अब कैशे मेमोरी में आपको दिखाता हूं रियलिटी में होती कैसी है। जैसे यहाँ पे सीपीयू लगाना है, यहाँ पे सीपीयू लगा हुआ है, लेट्स सपोज दैट, है ना। सीपीयू है, यहाँ हमारी मेन मेमोरी है, यहाँ हमारी मेन मेमोरी है, जिसे हम प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं। क्या है? मेन मेमोरी। अब इस मेन मेमोरी और सीपीयू के बीच में एक मेमोरी आती है, इसके अंदर कैशे मेमोरी। क्या कहते हैं? कैशे मेमोरी, ठीक है। और इस तरह से ये रोल में आती है, और इस तरह से इन दोनों का रोल होता है। देखिए इस तरह से डाटा जो है हमारे यहाँ पे बच्चे काम करता है। अब इसके बाद कि उसके बाद मैं तुम्हें कैशे मेमोरी के बारे में बताऊं कि बेटा इसकी भी डिवीजन होती है, तो इतना हाई लेवल नहीं पूछा जा सकता, वे तो आप लोगों को फिर कंप्यूटर में ही कुछ करना पड़ेगा, है ना। ऐसा नहीं होता। और मेन मेमोरी के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। प्राइमरी मेमोरी होती है, इसे हम प्राइमरी मेमोरी कहते हैं। प्राइमरी मेमोरी में हमारे पास दो तरह की मेमोरी आती है, रैम और रोम, ठीक है। रैम एक वोलाटाइल नेचर की होती है। वोलाटाइल मतलब क्या होता है? वोलाटाइल का मतलब होता है लाइट पे डिपेंडेंट। जब तक लाइट है तब तक डाटा स्टोर रहेगा, जब लाइट चलेगी तो डाटा यहाँ हमारा पूरा वैनिश हो जाता है। और कैशे मेमोरी भी कैसी है? वोलाटाइल नेचर होती है। कैसी होती है? वोलाटाइल। वोलाटाइल का मतलब होता है कि जब लाइट है, जब तक लाइट है तब तक डाटा तुम्हारा स्टोर्ड है, जब भी लाइट चलेगी तो डाटा वैनिश, ठीक है। और जो हमारे पास रोम होती है, रोम जो मेमोरी होती है वो इन वोलाटाइल या नॉन वोलाटाइल होती है। जो हमारे पास लाइट रहे या ना रहे मैटर नहीं करता, हमारा डाटा स्टोर्ड रहता है। इसीलिए कहा जाता है कि जो रैम होती है ना बच्चा, रैम में हम रीड भी कर सकते हैं एंड राइट भी कर सकते हैं, बट
इसमें हम राइट नहीं कर सकते, सिर्फ रीड कर सकते हैं। तो ये फर्क होता है। आगे जाके मैं आपको क्वेश्चन में समझाऊंगा, क्योंकि अब रैम की भी अपनी डिवीजन होती है, जैसे डी रैम हो गया, एस रैम हो गया, उसी तरह से हमारे पास रोम की भी अपनी डिस्ट्रीब्यूशन होती हैं। कैसे कैसे रोम का क्या बन जाएगा, प्रोम बन जाता है, ईपी रोम बन जाता है, ईईपी रोम बन जाता है। तो ये बहुत चीज़ें हैं जो आगे जाके हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपको पहले तो ये पता होना चाहिए, जो रैम होती है, रैम का रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम रीड ओनली मेमोरी। रैम जो होती है वो हमारे पास रीड एंड राइटेबल होती है, बट इन वोलाटाइल नेचर की होती है, मतलब लाइट पे डिपेंडेंट होती है। अगर लाइट चली जाएगी डाटा हमारा चला जाएगा। और जो कैशे मेमोरी होती है वो भी हमारे पास कैसी होती है, वो भी वोलाटाइल इन नेचर होती है। जब लाइट चली जाएगी, तो ये भी डाटा पूरा का पूरा चला जाएगा, ठीक है। तो इन चीजों पे आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, ओके। मैंने पेज ऐड किया था। अब वेन एवर द डाटा इज फाउंड इन द कैशे मेमोरी, जब भी डाटा उसमें, जैसे लेट अस सपोज दैट, है ना, तुम लोगों को नमकीन खाने का मन करा, है ना, तुम्हारे ड्रॉर में नमकीन ही थी, तुम खुश हो जाओगे, मतलब तुमने हिट कर दिया टारगेट अपना, है ना। सर जो हम लाए थे हमें वो उसी क्रेविंग हुई, है ना। पर लेट अस सपोज दैट कि तुमने ड्रॉर में नमकीन रखी है और तुम्हारा मन पिज्जा खाने का कर जाए, है ना, हो सकता है। when the data at a location in a cache memory is different from the data, सर हमने तो नमकीन रखी थी, मन तो पिज्जा खाने का कर रहा है, क्या करें। तो उस केस में क्या बोलेगा कि द कैशे इज कॉल्ड इनकंसिस्टेंट। कहता भाई जो तुम ढूंढ रहे हो मेरे पास नहीं है, तुम्हारे ड्रॉर में वो खाने वाली चीज ही नहीं है जो तुम खाना चाहते हो, इनकंसिस्टेंट है वो, ठीक है। और वही मैथ वाला इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट कब आता है, मैथ्स में जब नो सॉल्यूशन होता है, याद है ना। इसलिए जब मैथ वालों से पढ़ोगे कंप्यूटर तो ऐसे पढ़ाएंगे वो। ट्रांसफर बिटवीन सीपीयू एंड कैशे, तो मैं आपको एक बार अच्छे से पूरा समझा देता हूं कि किस किस तरह से क्या क्या काम चलता है। तो हमारे पास एक सिस्टम होता है पूरा, एक होता है सीपीयू, ठीक है, सीपीयू, बीच में आ गया कैशे, ठीक है, बीच में आ गया कैशे, और लास्ट में आ गई मेन मेमोरी, जिसे हम प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं, मेन मेमोरी भी कहते हैं, ठीक है। अब इन दोनों में जब डाटा ट्रांसफर होता है बच्चे, तो उसे कुछ तो ट्रांसफर हो, उसे कहते हैं वर्ड ट्रांसफर। क्या कहते हैं, वर्ड ट्रांसफर। और जब डाटा इन दोनों के बीच में ट्रांसफर होता है, ठीक है, उसे कहते हैं ब्लॉक ट्रांसफर। क्या कहते हैं, ब्लॉक ट्रांसफर, ठीक है। अब हमारे पास मेमोरी सिस्टम आ जाता है। मैं मेमोरी सिस्टम को पूरा अच्छे से, क्योंकि मेमोरी सिस्टम से क्वेश्चन ना आए ये तो बहुत रेयर चांसेस होते हैं। मेमोरी सिस्टम पेपर में आने के पूरे चांसेस होते हैं। मैं आपको मेमोरी सिस्टम पूरे अच्छे से बता देता हूँ। सबसे बेसिक यूनिट होता है बिट, ठीक है, सबसे बेसिक यूनिट होता है वो बिट कहते हैं, एक बिट, ठीक है, बेसिक यूनिट ऑफ मेमोरी, है ना। 4 बिट बनते हैं एक निबल, 4 बिट बनते हैं, देखो 4 बिट बनते हैं एक निबल, ठीक है। 8 बिट बनते हैं एक बाइट, ठीक है। 1024 बाइट बनते हैं एक केबी, एक केबी। 1024 केबी बनते हैं, 1024 केबी बनते हैं एक एमबी। 1024 एमबी बनती है एक जीबी। 1024 जीबी बनती हैं एक टीबी। 1024 टीबी बनती हैं एक पेटाबाइट, पीबी, पेटाबाइट, ये भी याद रखना, है ना, ये भी पता होना चाहिए। वैसे जीबी को टेराबाइट कहते हैं, ये तो आपको पता ही होगा, है ना। टीबी तक तो हम सुनते ही हैं, टेराबाइट। 1024 पेटाबाइट, 1024 पेटाबाइट होता है 1 एक्साबाइट। इतना तक आएगा नहीं, मैं तुम्हें सिखा दूंगा, ठीक है। फिर उसके बाद जोंटो जीटाबाइट, ठीक है। 1024 एक्साबाइट होता है एक जीटाबाइट। क्या होता है, एक जीटाबाइट। और 1024 जीटाबाइट जो हमारे पास होते हैं, 1024 जीटाबाइट जो हमारे पास होते हैं, उसे कहते हैं एक जोटाबाइट, 1 YB, जोटाबाइट, ठीक है। ये देख लेना, है ना, अगर आप नोटिस करोगे तो प्रोनाउंसिएशन अलग हो सकती है बट चीज़ें ठीक है। और 1024
जोटा वाइट होता है, एक ब्रंटो वाइट, एक ब्रंटो वाइट, जब ब्रंटो कह लो या बीबी कह लो, ब्रंटो वाइट, ठीक है। और वैसे एक एक्स्ट्रा पार्ट और भी होता है, जियोप बाइट होता है, बट आप यहीं तक पढ़ो आपका हो जाएगा। अब इसने पूछा कि भाई 64 बिट को हम कैसे पढ़ते हैं, तो हमें पता है कि जो 8 बिट होते हैं ना, जो 8 बिट होते हैं उसे कहते हैं हम 1 बाइट। और 64 की अगर उसने बात की, हम मैथमेटिशियन से हमें पता 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 बाइट आंसर आ जाएगा, क्वेश्चन खत्म। तो आप लोगों ने पूरा सिनेरियो याद करना है अच्छे से, ठीक है। आपको टीबी तक तो याद होता है, तो मैंने कैसे याद किया था मैं तुम्हें समझा देता हूँ। टीबी तक तो हमें याद ही होता है, हाँ, टेराबाइट तक। उसके बाद मैंने पीजे पीजे याद किया, पीजे से, ठीक है, मतलब पैटा एक्सा, हमारे पास जो भी है जीटा एंड जोटा, ठीक है, तो इनसे मैंने याद किया था पीजे से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिमूवेड डिस्क, जिप डिस्क है ना, देख लेना इसका जिप डिस्क क्या होगा आंसर, है ना। अब मैंने ये चीज आपको बहुत जरूरी सिखानी है कि मेमोरी सिस्टम की जब हम बात करते हैं, मेमोरी सिस्टम में सबसे जरूरी होती है रोम वाला सिस्टम। अब ये अगर हमने अच्छे से समझ लिया तो हमारा मेन पर्पस हो जाएगा आज समझने वाला हिस्सा, ठीक है। मैं आपको कोशिश करूंगा, मैंने ऐसे आपको बोला कि हमारे पास मेन मेमोरी होती है, मेन मेमोरी डिस्क्रिमिनेट होती हैं, है ना। तो मेन मेमोरी में रैम और रोम आती है। रोम एक जो है, मैं आपको समझा देता हूँ अभी। रोम, सबसे पहले रोम पढ़ते हैं, इस पे नहीं जाते हैं। रोम क्या होती है? रोम होते हैं रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी इसका नाम होता है। ये नॉन वोलाटाइल नेचर होती है। नॉन वोलाटाइल का मतलब होता है कि लाइट पे डिपेंडेंट नहीं होती, दिस इज नॉट डिपेंड अपॉन द लाइट, मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ लाइट होती है ये, ठीक है। इसमें डाटा स्टोर रहता है, ये हमेशा रीडेबल होती है, राइटेबल नहीं होती है, रीडेबल होती है। जो इसमें लिख दिया गया वो चेंज नहीं होता, वो फिक्स्ड है। अब जैसे एक में वर्ड आ रहा है प्रोम, प्रोम, ईप्रोम और ईप्रोम, इसकी अलग अलग ब्रांचेस हैं। पिरोम क्या होता है? सबसे पहले आपको इसकी फुल फॉर्म अच्छे से पता होनी चाहिए, हम कंप्यूटर पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर में फुल फॉर्म तो बिल्कुल अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। प्रोम का मतलब होता है प्रोग्रामेबल, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। जो प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होती है, इसमें जो डाटा होता है ना बच्चा, वो अल्टर नहीं होता, वो चेंज नहीं होता। जो पहले से स्टोर है वही डाटा हमारे पे बच्चे रहता है। मैं क्या बोल रहा हूं? जो डाटा हमारा पहले से स्टोर है वही डाटा इसमें बच्चे रहता है, हूबहू, कोई चेंज नहीं होता पीरोम में, ठीक है। अब दूसरी बात आती है ईप्रोम, जिसके बारे में पूछा गया है। इसमें क्या होता है, इसकी जो फुल फॉर्म है, आधे बच्चे फुल फॉर्म से समझाएंगे, इसका नाम है इरेजेबल, इरेजेबल, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी जो इसमें है। अब इट मींस हमें सर जो रैम रोम में लिखा जाता है, आपने बोला उसको रीड किया, उसको वापिस से मिटाया तो जा नहीं सकता, बट यही काम करती है ईपीरोम। ईपीरोम उसको मिटा देती है यूजिंग बाय यूवी रेज, यूवी यूवी रेज का यूज करके हम उसको री रिटर्न कर सकते हैं, रीराइट कर सकते हैं हम उसको यूवी रेस का यूज करके। जब हम इसको रीराइट करना चाहते हैं, रीराइट करना चाहते हैं तो हम यूवी रेस का यूज करते हैं बच्चे। अब हमारे पास आती है ई ई प्रोम। ऑब्वियसली जैसे जैसे एडवांस होता जाएगा वर्जन, वैसे चीजें हम सीखते भी जाएंगे, है ना, नई चीजें। इलेक्ट्रिकली, क्या नाम है इसका? इलेक्ट्रिकली, बाकी ऑल थिंग्स आर सेम। इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब मतलब इलेक्ट्रिकल है, मतलब ये इलेक्ट्रिकल चार्ज से होगा। किसे होगा? इलेक्ट्रिकल चार्ज से। इलेक्ट्रिकल चार्ज देना पड़ेगा हमें इसको। अगर इसको इलेक्ट्रिकल चार्ज देंगे तो ये क्या करेगा? उसको मिटा देगा, जो स्पेसिफिक गलती है उसको भी, ठीक है। तो ये आपको फर्क पता होना चाहिए। कहता है ईपीरोम कैन ओनली कैन प्रोग्राम, बिल्कुल ठीक बात है। ईपीरोम में सिर्फ एक ही बार मिटा सकते हैं, बार बार नहीं काम करेगा। ईपीरोम यूज कैन बी रेज बाय यूबी, बिल्कुल ठीक बात है। ईपीरोम कैन बी रेज बाय शोर्टिंग ऑल इनपुट, बिल्कुल ठीक बात है। ऑल द अबव आर द करेक्ट आंसर, ठीक है। आप एक बार याद रखना कि जब ई प्रोम की बात कर रहा हूं, यूवी रेज यूज होती हैं उसमें, वो सारे के सारे डाटा को रिमूव कर देती हैं, और वो सिर्फ एक ही बार कर सकती है रिमूव, है ना। तो जब हमने इलेक्ट्रिकली इरेजेबल की बात की, वो सारा रिमूव नहीं करती, जहां पे गलती होगी वो उसी चीज को रिमूव कर सकती है, वो पावर है ऑब्वियसली, है ना, ठीक है। चलो अब आगे आ जाओ।
अब हमारे पास व्हाट इज द मेन मेमोरी, मैंने अभी बताया ना मेन मेमोरी जब भी हम पढ़ते हैं तो मेन मेमोरी को हम बच्चे हम प्राइमरी मेमोरी कहते हैं, ठीक है, प्राइमरी मेमोरी कहते हैं। इसमें दो तरह की मेमोरी आती है, एक रैम आती है और एक रोम आती है, ठीक है। रैम को कहते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है, इसे कहते हैं रीड ओनली मेमोरी, ठीक है, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। हाँ जी, ये वोलाटाइल नेचर होती है, मतलब लाइट पे डिपेंडेंट है। ये नॉन वोलाटाइल नेचर होती है, लाइट पे डिपेंडेंट नहीं होती। इसमें डाटा एक बार स्टोर हो गया तो स्टोर हो गया। इसमें हम रीड भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं। इसमें हम अकेला रीड करते हैं, राइट नहीं कर सकते। अगर राइट करना है तो आपको मैंने समझा दिया, ईप्रोम एंड ईप्रोम से कर सकते हैं बच्चे, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर होगा। मुझे ना एक चीज़ देखनी है कि क्या मैंने वो ऑन किया हुआ है कि नहीं। एक मिनट मुझे दे दो, है ना। हाँ वो तो ऑन है, वो बहुत ज़रूरी है, ऐसा ना हो कि वो ही ऑन ना हुई हो, ठीक है। कैसा लग रहा है, मज़ा आ रहा है मैथ्स वाले से कंप्यूटर पढ़कर, हैं। यूआई यूज़र इंटरफेस कहते हैं। यूज़र इंटरफेस दो तरह के होते हैं, एक होता है जीयूआई, एक होता है सीयूआई, ठीक है। इसे कहते हैं ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, ठीक है, और इसे कहते हैं करेक्टर यूज़र इंटरफेस, ठीक है। तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन जो मैं आपको थ्योरी लिखवा रहा हूँ उससे बनेंगे, क्योंकि मुझे जहाँ तक लगा कि यार थ्योरी पर्पज से हम ज़्यादा सीख सकते हैं, ठीक है। नहीं तो अगर इतने क्वेश्चन तो रेंज ही नहीं किए जा सकेंगे, है ना। अब आती है पॉइंटिंग डिवाइस की बात। यार विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉइंटिंग एंड ड्राइंग, है ना। बहुत ऑब्वियसली बात है यार कि हमें इतना तो पता है ना कि ट्रैक बॉल अगर किसी ने नहीं देखी होगी ना, ट्रैक बॉल कुछ इस तरह की होती है कि यार यहाँ पे ना ऐसे ऐसा सा बना होता है, इसके ऊपर वो होता है गेमिंग स्पोर्ट होता है, तो ये ऐसा कुछ शेप का होता है बच्चे। तो हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास गेमिंग होती है ना उससे पूरा मूव करते हैं वो, ठीक है, उससे गेमिंग चलती है हमारी पूरी की पूरी, ठीक है। उसे हम ट्रैक बॉल कहते हैं, ठीक है। नहीं उसको जोयस्टिक कहते हैं, इसको जोयस्टिक कहते हैं, ठीक है। ये जो स्टिक होती है ये गेमिंग के लिए यूज करते हैं, ये भी एक पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में यूज है। टच स्क्रीन ऑब्वियसली पॉइंटिंग डिवाइस है, माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस, ट्रैक बॉल माउस की तरह काम करती है, ठीक है। ट्रैक बॉल माउस की तरह काम करती है। एक कीबोर्ड होता है, कीबोर्ड होता है जो पॉइंटिंग डिवाइस नहीं होता, एक कीबोर्ड होता है जो पॉइंटिंग डिवाइस नहीं होता, ठीक है। अब कीबोर्ड में अब आपको पता होना चाहिए कीबोर्ड क्या क्या होता है। कीबोर्ड के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर हमें पता हो तो बहुत अच्छी बात होती है। कीबोर्ड के बारे में हमें क्या क्या पता होना चाहिए। सबसे पहले कीबोर्ड कब आया, मैंने ये चीज़ें नहीं बतानी कि कौन सी जनरेशन में आया, जी हमें ऑब्वियसली पता होना चाहिए कि किस जनरेशन में आया, बट हाँ विद द टाइम हम सीखेंगे कि कौन कौन सी जनरेशन में क्या क्या आया, ठीक है। सबसे पहली वर्ड कीबोर्ड, कौन सा कीबोर्ड आजकल हम यूज़ करते हैं। सबसे बेसिक कंप्यूटर भाई यार कीबोर्ड तो एक ही यूज़ करते हैं, ये वाला। मैक्सिमम हर बच्चा ये यूज़ करता होगा, हर बच्चे के लैपटॉप में यही कंप्यूटर होता है, लैपटॉप होता है ना। इसको किसने बनाया था, इसका नाम था क्रिस्टोफर क्रिस्टोफर लैथम चार्ल्स, इसने बनाया था। इसमें 104 कीज होती हैं, 104 कीज होती हैं। अब मैं इस कीज के बारे में आपको समझाऊंगा, डिफरेंट डिफरेंट तरह की कीज होती हैं, बट मेन क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा कीबोर्ड नहीं है। तो कीबोर्ड किस किस तरह के हमारे इंडिया में या फॉरेन में पाए जाते हैं उनका नाम सुन लो। एक होता है कोलमार्क, कोलमार्क, एक का नाम क्या है कॉलमार, एक का क्या है वर्कमैन। ये कीबोर्ड की टाइप हैं, डोबाक, डो बार्क, ये हमारे पास कीबोर्ड की बच्चे टाइप्स होती हैं, ये आपको पता होना चाहिए। कॉलमार्क, वर्कमैन, डोबाक एंड क्वार्टी या क्वार्टी जो भी कहते हैं इसको, प्रोनाउंसिएशन आप देख लेना, ये हमारे पास होती हैं। अब कीबोर्ड में कितनी फंक्शंस कीज होती हैं, 12 होती हैं, F1 to F12 आप सबको पता है। सबसे पहली की कौन सी थी, एस्केप होती है। यहाँ पे मॉडिफायर कीज होती हैं, इसे कहते हैं मॉडिफायर कीज। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, मैं सब हर चीज़ लिखवा रहा हूँ। वो मॉडिफायर कीज, मॉडिफायर कौन सी होती है, कंट्रोल होती है, शिफ्ट होती है, ऑल्ट एक अल्ट होती है, ये हमारे पास मॉडिफायर कीज होती हैं, ठीक है। दूसरी बात,
जब हम बात करते हैं कीबोर्ड में और क्या, एक आता है डिलीट, यहां पे बहुत कंफ्यूज, एक होती है बैक स्पेस। जो बैक स्पेस करता है काम, वो काम करता है कि जो हम यहां पे खड़े हैं ना, वो अपने से लेफ्ट वाले को रिमूव करता है, मतलब काटता है, माइनस करता है, ठीक है। और डिलीट का काम करता है, जहां पे खड़ा है वो अपने राइट से काटता है। ये फर्क होता है डिलीट और बैक स्पेस, नोट बोथ आर सेम। जब हम डिलीट पे खड़े हैं ना, डिलीट अपने राइट से काटता है और बैक स्पेस अपने लेफ्ट से काटता है, ठीक है। ओके, क्लियर। तो ये आपको पता होना चाहिए। एरो कीज ऊपर नीचे लेफ्ट राइट है ना, वो कीज होती हैं। तो आपको जितना ज़्यादा चीज़ों के बारे में पता लगेगा, उतनी ही ज़्यादा आप रिवीजन कर पाओगे। द अनअटेंडेड इंटरेक्शन इंफॉर्मेशन सिस्टम सच एज द ऑटोमेटिक, एटीएम का फुल फॉर्म है एटीएम और इज कॉल्ड सॉक्स। अगर आपने कभी मॉल वगैरह में जाते होंगे ना, तो मॉल वगैरह में ही बने होते हैं। जैसे अगर कोई बच्चा सीपी में गया होगा ना, सीपी 67 मोहाली में, तो वहाँ पे लगे हुए हैं एक सॉक, तो बड़े आराम से आपको दिख जाएंगे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉइंटिंग डिवाइस, मैं पहले बोल चुका हूं, अब मैं आपको थोड़ा सा इनके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन देता हूं। ऑब्वियसली माउस को कहते हैं एक पॉइंटिंग डिवाइस, माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है। ये 1973 में बनाया गया था, ठीक है। किसमें बनाया गया था? 1973 में सबसे पहला माउस बनाया गया था। अब इसके किसने बनाया, ये तो बहुत ऑब्वियसली बात है, ये पता होना चाहिए। इसका नाम था डॉगलस। ये पेपर में पूछा जाता है बच्चे, डॉगलस इंगलबार्ट ऐसा कुछ नाम था इनका। इन्होंने 1963 में बनाया था, ठीक है। 1963 में हमारे पास बनाया गया था, डॉगलस इंगलट ने बनाया था ये, ठीक है। अब हमारे पास बहुत तरह के माउस भी होते हैं, जैसे आजकल हम तो ब्लूटूथ वाला यूज़ करते हैं, बट मैं अभी भी ऑप्टिकल ही यूज़ करता हूँ। आजकल ब्लूटूथ वाले भी आ चुके हैं। पहला हुआ करता मैकेनिकल माउस, जो पहले टाइम पे यूज़ किए जाते थे, मैकेनिकल माउस, ठीक है, जिसके नीचे गोला हुआ करता था, याद है आपको? हाँ, किसी ने अगर देखा होगा तो, जो मेरे पास माउस पड़ा हुआ, जैसे मेरे पास माउस है, तो उनके नीचे ना ये गोला सा हुआ करता था, इनके नीचे, है ना, रोलर सा घुमा करता था वो, है ना, उसे कहते थे हम मैकेनिकल माउस। उसके बाद आए ऑप्टिकल। ऑप्टिकल कैसे आ गए? जैसे मेरा जो मैंने अभी दिखाया वो ऑप्टिकल था, क्या था वो? ऑप्टिकल। अब कैसे आ गए हैं वो? ब्लूटूथ वाले आ गए हैं अब, है ना। ब्लूटूथ लगाओ तो मजे से चलाओ, ब्लूटूथ माउसेस आ गए हैं, ठीक है। ऑब्वियसली लेफ्ट राइट क्लिक एक ड्रैग वाला होता है, तो आपको वो इजीली पता है। अब आगे आ जाओ। कहता लिंकेज बिटवीन सीपीयू एंड यूजर्स इज प्रोवाइड बाय। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी पैराफिलर डिवाइसेस का मतलब क्या होता है, ये एक्सटर्नल डिवाइसेस होते हैं जो जिससे सीपीयू कनेक्ट करता है हमारे साथ, यूजर के साथ कनेक्ट करता है, उसे कहते हैं पैराफिलर डिवाइसेस। जैसे कोई भी माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, या कोई अदर चीज हो गई, स्पीकर्स हो गए, ये सारे क्या हैं? ये सारे के सारे पैराफिलर डिवाइसेस होते हैं। जैसे प्रिंटर हो गया, ये सारे पैराफिलर डिवाइसेस होते हैं बच्चे, ठीक है। मतलब जो हमारे साथ डायरेक्ट इंटरसेक्शन करते हैं। कंप्यूटर यूजेस टू ट्रांसफर इंफॉर्मेशन एक्सटर्नली। पैराफिलर डिवाइस का तुम प्रॉपर मीनिंग जानोगे, ये कंप्यूटर यूजेस टू ट्रांसफर द इंफॉर्मेशन एक्सटर्नली, ठीक है बच्चे। आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ आ गया होगा पैराफिलर डिवाइसेस क्या होते हैं, क्या क्या इसमें पॉसिबल होती है। अब ये मैक्सिमम जो क्वेश्चन है कि जो आप अभी आप दे के आए हो पेपर, है ना, पेपर देते हो, गोला भरते हो उसमें, है ना, ओएमआर शीट भरते हो, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज वाइडली यूज्ड इन एकेडमिक टेस्टिंग। जैसे ओएमआर शीट क्या मतलब होता है इसका? ऑप्टिकल मार्क रीडर, फुल फॉर्म बिल्कुल फिंगर टिप्स में होनी चाहिए। ओसीआर ऑप्टिकल करैक्टर रिकॉग्नाइजेशन। MICR, ये जो हमारे पास इंक होती है ना, जो चेक के ऊपर लिखी जाती है, वो उसका है ये मैग्नेटिक इंक करैक्टर रिकॉग्नाइजेशन। तो प्लीज इन चीजों को नोट डाउन कर लेना। जो चीजें मैं तुम्हें बता सकता था, मैं हर चीज बताने की कोशिश कर रहा हूं। ये चेक में यूज की जाती है। ओसीआर मतलब क्या होता है? एक ना पेन आता है। पेन क्या काम करता है? जब मैं किसी पेन बुक पे चलाऊंगा ना,
वो हर लाइन पे जाता है, तो वो उस फॉर्म में जब हमारा लैपटॉप या कंप्यूटर होता है उसमें क्या बनता है, वो उसमें लिखता जाता है ऑटोमेटिकली। मैं यहाँ पे स्कैन कर रहा हूँ तो बुक पे स्कैन कर रहा हूँ, वो ऑटोमेटिकली वहां पे लिख रहा है ना। इससे काम है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, मैं कैरेक्टर को रिकॉग्नाइजेशन करता है वो। ठीक है, अभी भाई साहब को क्या होगा, रुको एक मिनट, इसको क्या होगा, चल क्यों रहा है। ठीक है, अब बच्चे हमारे पास आते हैं प्रिंटर की टाइप्स आ जाती है जैसे, है ना। तो आपको मैं बता दूं कि प्रिंटर की ना बहुत सारी टाइप्स होती हैं। प्रिंटर इंपैक्ट भी होते हैं, नॉन इंपैक्ट भी होते हैं। ठीक है, प्रिंटर इंपैक्ट भी होते हैं, नॉन इंपैक्ट भी होते हैं। और आपको ये चीजें समझ आनी चाहिए, मैं आपको सारा कुछ बता दूंगा प्रिंटर के बारे में, जो भी चीजें पॉसिबल हो सकती हैं प्रिंटर के बारे में, हम हर एक चीज डिस्कस करेंगे इस क्लास में कि प्रिंटर किस किस तरह के होते हैं, क्या क्या इसमें टाइप्स आती हैं, या किस किस चीजों पे इसको डिवाइड किया जाता है। अगर हमें वो पता होगा ना बच्चे, तो हम बड़े आराम से चीजों को कर सकते हैं। सबसे पहले सबसे पहले प्रिंटर को किस किस तरह से हम डिवाइड कर सकते हैं। भाई प्रिंटर, लाइन प्रिंटर भी होते हैं, लाइन प्रिंटर भी होते हैं, करैक्टर प्रिंटर भी होते हैं। ठीक है, ये सारे क्या है, लाइन प्रिंटर, करैक्टर प्रिंटर। अब उसके बाद इसको डिवाइड किया था और तरीकों से, इंपैक्ट प्रिंटर और नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। इंपैक्ट भी होते हैं और नॉन इंपैक्ट भी होते हैं। नॉन इंपैक्ट कौन से होते हैं, जिन पे आवाज नहीं आती, ऐसी आवाज आती है। अगर तुम कभी किसी ने रेलवे स्टेशन में ट्रैवल किया, रेलवे में ट्रैवल किया होगा, तो रेलवे की जब तुम टिकट लेते हो, तुम देखना उसकी जो मशीन होती है कितनी आवाज करती है, क्रश 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 की आवाज आती है ना, उसे कहते हैं इंपैक्ट। जो आवाज करे उसे इंपैक्ट प्रिंटर कहते हैं। जो आज के टाइम के प्रिंटर आ चुके हैं जिनमें आवाज नहीं आती है ना, बिल्कुल बहुत मिन्यूट सी आवाज आती है, और उससे भी बेटर क्या, हाई क्वालिटी लेजर वाले आ गए हैं। आज लेजर बजती है, बुक रखते हैं, लेजर आती है, लेजर मारती है और प्रिंटर बाहर, उसे कहते हैं लेजर प्रिंटर। सबसे ये जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है या डेजी व्हील है, ये क्या है बच्चे, डेजी व्हील वगैरह क्या है, ये यही तो, इसी को तो हम क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं कि हमारे पास इंपैक्ट प्रिंटर हैं। क्या है ये, इंपैक्ट हैं। ओके, अब क्या, द पेन, जो पेन मैं यूज करता हूं, ये इस पेन को ना लाइट पेन, क्या कहते हैं, लाइट पेन। ठीक है, ये तो बहुत इजी था, इसमें तो कुछ खास था नहीं। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्मॉलेस्ट विजुअल एलिमेंट ऑन अ वीडियो मॉनिटर। तो जब हम एक मॉनिटर देखते हैं, ठीक है, एक मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। पहली बात आपको पता, आउटपुट डिवाइस है, हमें दिखाता है, हाँ, जो स्क्रीन पे है हमें दिखाता है, वो आउटपुट डिवाइस होता है। इसका साइज हमेशा डायगनली मेजर किया जाता है, साइज हमेशा डायगनली मेजर किया जाता है। एक और बात, जो भी हमारे पास इसके यूनिट्स होते हैं ना, उसमें हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली लाइनें होती हैं, ऐसे ऐसे करके, इसे हम पिक्सल्स कहते हैं। जितनी लाइनें क्लोज होंगी उतना बेटर हमें पिक्सल मिलेगा। जितनी लाइनें क्लोज होंगी, जितनी हॉरिजॉन्टल लाइन ज्यादा ड्रॉ की जा सकती हैं, जितनी हमारे पास वर्टिकल लाइन ड्रॉ की जा सकती हैं, उसे कहते हैं पिक्सल्स, बेटर क्वालिटी। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटपुट डिवाइस, इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस है। कीबोर्ड होता है, नहीं। ये होता है, नहीं। ये होता है, नहीं। क्या होता है, वीडीयू होता है, वीडीयू। इसे क्या कहते हैं, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ठीक है, अब यहां पे बोला 4 किलोबाइट, 4 केबी, किसके ऊपर सर, हमने पढ़ा था कि हमने क्या पढ़ा था, 104 1 केबी के इक्वल होता है 4 केबी बोला है सर। वी आर मैथमेटिशियंस, हमें मल्टीप्लाई करना आता है। क्या आएगा, 4096, है ना मैथमेटिशियंस हो। स्पीड ऑफ द कंप्यूटर मेजर इन गीगाहर्ट्ज, स्पीड ऑफ द कंप्यूटर मेजर इन द गीगाहर्ट्ज। Which of the following is a binary number, 0 and 1? 0 and 1 are the binary numbers. ठीक है, which device is required to for the internet connection? कौन सा, NIC, यहां बना भी हुआ था, बनाया हुआ मैंने, है ना, NIC बनाया हुआ है। इसे नेटवर्क
नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, अगर ये आपके वहां नहीं होगा, लैपटॉप वगैरह में नहीं होगा, तो आपका जो है वो कनेक्ट ही नहीं हो पाएगा इंटरनेट से, वाईफाई से कनेक्ट ही नहीं हो पाएगा। तो हमें एनआईसी चाहिए होता है। सीडी की फुल फॉर्म क्या होती है? कॉम्पैक्ट डिस्क। क्या होती है? कॉम्पैक्ट डिस्क ड्राइव। ओके। मोडम क्या होता है? मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। और जॉयस्टिक वही बता दिया, जॉयस्टिक एक गेमिंग ऑपरेटर होता है, पूरी प्रॉब्लम बनी होती है और गेम खेलते हैं उसके साथ हम, ठीक है। बीजीए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बीजीए? बीजीए का मतलब क्या होता है? वीडियो ग्राफिक्स एरे, वीडियो ग्राफिक एरे, ठीक है। मैं आप लोगों को टेंशन मत लेना, मैं आप लोगों को एक प्रॉपर फॉर्म में एक पूरी की पूरी शॉर्टकट कीज की भी बना दूंगा। कल कोशिश करूंगा कि एमएस वर्ड पे क्वेश्चन लेके आऊं, एमएस वर्ड ही हम करें, कोशिश रहेगी कल ना, कि आपको पूरा एमएस वर्ड, मतलब एमएस वर्ड का मतलब ये होता है बच्चे, एमएस वर्ड का हमारे पास मतलब होता है कि मैं आपको एमएस वर्ड के साथ साथ मैं आपको पावर पॉइंट, वर्ड एंड एक्सेल के बारे में जो भी चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं वो मैं सारी बता दूं, ठीक है। क्लियर बच्चे? अब यहाँ पे ये ना बहुत टाइम पुरानी बात है, अगर तुम लोगों ने कभी हार्ड डिस्क वगैरह पढ़ी होगी या तुम्हें हार्ड डिस्क का कोई आइडिया होगा, तो जिन बच्चों ने पढ़ी होगी उनको तो प्रॉपर्ली आइडिया होता है कि यार 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क क्या है। ये 1.44 MB होती है। क्या होती है? 1.44 MB। अगर तुम मानोगे नहीं कि जब सबसे पहली हार्ड डिस्क आई थी, आई थिंक वो पता कितनी थी? 3.75 MB, 3.7 MB। और उसका साइज कितना था मानोगे? रेफ्रिजरेटर के जितना। मतलब कहां से कहां आ गए आज हैं। आजकल एक फोन में फोटो भी लेनी होती है ना, तो वो भी कितना कवर कर देती है। अगर हमने फोन में एक छोटी सी फोटो भी लेनी हो ना बच्चे, वो कितना ही कवर कर देती है आपके साथ, आपको तो पता ही है। आजकल हम छोटी सी फोटो लेते हैं तो वो लगभग 4 MB 5 MB। और उस टाइम की देखो आप, वो समझो उस टाइम का क्या दौर रहा होगा, हाँ, कि जब चीजें इतनी ज्यादा बड़ी हैं और उसमें स्टोरेज इतनी कम होती है। टाइम था ये भी, है ना। चलो चलो ठीक है, अब आ जाओ आगे, ठीक है। इसका आंसर लगा लेना। अब ये भी क्वेश्चन होता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वल टू बाइनरी नंबर। तो आपको सबसे बेस्ट बताऊं, स्टार्टिंग फ्रॉम दिस साइड, दिस इज 1 इंटू 2 रेस्ट पर 0, 1 इंटू 2 रेस्ट पर 1, 1 इंटू 2 रेस्ट पावर 2, 0 इंटू 2 रेस्ट पावर 3 एंड 1 इंटू 2 रेस्ट पावर 4। ये बना 1, ये बना 2, ये बना 4, ये बना 0, ये बना हमारे पास 16, 16 प्लस 4 20 और 3 23, ठीक है। चलो अब मैं आपको बता दूं कि जो हमारा नोट पैड होता है ना, नोट पैड अगर आपने विंडो 10 चलाई है कभी ना, विंडो 10 में नोट पैड आपको दूर से दिख जाता है। नोट पैड जो होता है उसकी जो एक्सटेंशंस होती हैं उसको कैसे लिखा जाता है? .txt से लिखा जाता है। एक आता है वर्ड पैड, उसको यूज किया था RTF से। जब हमारे पास एक वर्ड पैड आता है, वर्ड पैड भी होता है, ठीक है, उसको यूज, उसकी जो एक्सटेंशन होती है .rtf होती है, ठीक है। .rtf इसकी जो हमारे पास एक्सटेंशन होती है बच्चे, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज और बताऊंगा इसके बीच में, एक ना वर्ड आता है डिस्क के बीच में, बर्निंग एंड रिपिंग। क्या आता है? बर्निंग एंड रिपिंग। जब हमारे पास एक डिस्क होती है, ठीक है, जो हमारे पास डिस्क होती है, जब हम डिस्क जो बर्निंग कब होता है, बर्निंग नाम कब यूज करते हैं? जब हम कंप्यूटर से ना डाटा लेते हैं और डिस्क में डाल देते हैं। जब हमने कंप्यूटर से डाटा लिया, व्हेन यू कॉपी डाटा फ्रॉम द कंप्यूटर पीसी एंड टू एंटर इनटू द ब्लैंक डिस्क, ठीक है। जैसे मैंने कोई गाने डालने थे तो मेरे पास खाली सीडी थी, मैंने उसमें डाल दी, उसे कहते हैं बर्निंग। और हमारे पास जब रिपिंग की बात आती है, रिपिंग का मतलब होता है उससे उल्टा। रिपिंग का मतलब उससे उल्टा, मतलब कि अगर मेरे पास डिस्क में सामान पड़ा है, अगर मेरे पास फोन में वो सामान पड़ा है, उस सामान को उठा के मैं कंप्यूटर में पीसी में रख दूं, उसका मतलब होता है कि रिपिंग हो रही है। ये दो वर्ड्स जरूरी थे इसलिए मैंने बता दिए बीच में, ठीक है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर लैंग्वेज इज यूज फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? तो उसका नाम है प्रोलॉन्ग। क्या है ना उसका नाम? प्रोलॉन्ग। फोरटोन का मतलब क्या होता है? फॉर्मूला ट्रांसलेशन। फॉर्मूला
ट्रांसलेशन, ये हाई लेवल लैंग्वेज हुआ करती थी, ये हाई लेवल लैंग्वेज हुआ करती 1967 के अराउंड फोर्टन आई थी। और कबोल जो है इसे कहते हैं कॉमन बिजनेस ओरिएंटल लैंग्वेज, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ठीक है। सी 1972 के राउंड आई है, कबोल 1969 के राउंड आई है, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा आइडिया प्रॉपर्ली होना चाहिए। अब हमारे पास वर्ड आते हैं कंप्यूटर में, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग दैट कन्वर्ट्स असेंबली लैंग्वेज इनटू अ मशीन लैंग्वेज। वो असेंबलर का काम होता है। किसका काम होता है? असेंबलर का काम होता है। एक होता है इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर क्या करते हैं? इंटरप्रेटर भी यही काम करते हैं, बट वो लाइन दर लाइन करते हैं। क्या करते हैं? लाइन बाय लाइन करते हैं, कि अगर यहां पे दिक्कत आ गई ये वहीं पे स्टॉप कर जाते हैं, भाई एरर आ रहा है यहां पे। बट कंपाइलर जो होते हैं बड़े मस्त होते हैं भाई, पूरा का पूरा पेज ही कर देते हैं एक ही बार में, पूरा का पूरा पेज ही कर देंगे एक ही बार में, होल पेज, पेज बाय पेज करते हैं ये। बट जो भी एरर होता है उसके बाद बताते हैं ये, ठीक है। जो भी एरर होता है ये सबसे लास्ट में बताते हैं। असेंबलर का क्या काम होता है? असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करना मशीन लैंग्वेज में। इंटरप्रेटर हर एक लाइन को चेक करते हैं, तो उसको फिर कन्वर्ट करते हैं, और कंपाइलर पूरे पेज को कन्वर्ट करता है, उसके बाद एरर निकालता है। ये तीनों में डिफरेंस होना चाहिए, डिफरेंस होता है। अब ये क्वेश्चन है सेकंड जनरेशन की बात है, कि सेकंड जनरेशन में क्या होता है क्या नहीं, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो बच्चे फिर तो मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। फिर हमें मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं। मैं आपको चीज़ें सिखा देता हूँ प्रॉपर्ली, कि पहली जनरेशन में क्या होता है, सेकंड जनरेशन में क्या होता है, थर्ड जनरेशन में क्या होता है, फोर्थ में क्या हुआ, फाइव में क्या हुआ। एक बार अच्छे से टेबल बना लोगे समझ जाओगे। मैं टेबल बना के देता हूँ, टेबल आपके लिए अच्छा रहेगा। फर्स्ट जनरेशन में क्या हुआ? फर्स्ट जनरेशन आई कब? सबसे पहली बात है फर्स्ट जनरेशन आई कब? फर्स्ट जनरेशन आई 1940 से 1956 तक फर्स्ट जनरेशन को माना जाता है बच्चे। इसमें आई वैक्यूम ट्यूब। क्या आई? वैक्यूम ट्यूब। मेन कंपोनेंट इसमें वैक्यूम ट्यूब आया। दूसरी इसकी जो स्पीड हो, ऑब्वियसली इसमें लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज यूज की जाती होगी, सबसे बेसिक लैंग्वेज है ना, मशीन लैंग्वेज इसमें यूज की जाती थी, ठीक है। मशीन लैंग्वेज के बाद जब आगे बात आई तो इसमें जो स्पीड थी इसकी 10⁻³ हुआ करती थी। अगर तुमसे पूछे कि कौन कौन से कंप्यूटर हैं, वैसे ऐसा नहीं आता, बहुत हायर का पेपर हो तो वहां आ जाता है अनैक, जो हम पीछे पढ़े थे एडवैक, जो भी उस दौरान के हैं वो, और एक है यूनिवैक 1, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सेकेंड जनरेशन में क्या यूज हुआ? सेकेंड जनरेशन जिसका क्वेश्चन भी आया हुआ, सेकेंड जनरेशन 1956 से लेकर 1963 तक थी। इसमें यूज किया गया ट्रांजिस्टर। क्या यूज किया? ट्रांजिस्टर को यूज किया गया था। इसमें भी हमारी इसमें एक लैंग्वेज एक्स्ट्रा आ जाती है, जैसे दैट इज असेंबली लैंग्वेज, ठीक है। वैसे तो बोला जाता है इसमें असेंबली भी आ गई, कबोल भी इसी में आ गई थी, कहा जाता है कबोल भी इसी में आ गई थी, फोर्टन भी इसी में आ गई थी। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन रहती है हमेशा, बट आप लिख लीजिए 10⁻⁻6 इसकी स्पीड थी। अब स्पीड तेज होती जा रही है जैसे जैसे डेवलपमेंट होती जा रही है। IBM 77030, IBM 7094 एंड बस दैट्स इट, है ना। थर्ड जनरेशन कब से कब आई? 1964 से लेकर 1971। इसमें क्या यूज किया गया? इसमें यूज किए गए आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट, आईसी यूज की गई। आईसी को किसने बनाया था? जैक किलबाई ने। जैक किलबाई, याद रखने का तरीका क्या है? ऐसे बना होता है पूरा, है ना, इसके नीचे लगी किल्ले, ऐसा बना होता है ये आईसी। तो किल्ले लगी हैं, किल मतलब जैक किलबाई, ठीक है। जैक को किल कर दिया, जैक किलबाई। अब इसमें आईसी यूज हो गए, इसमें लैंग्वेज ऑब्वियसली थोड़ी हार्ड आ गई, जिसमें भी फोर्टन आई, कबोल आई, अगोल आई, बहुत सारी लैंग्वेज आती हैं बच्चे। जैसे ALGOL आई, ए लैंग्वेज थी, फोर्टन एक लैंग्वेज थी, कबोल एक लैंग्वेज थी, ठीक है। ये ना दोनों के दरमियान आई थी, इसलिए इनको दोनों में ही काउंट किया जाता है। इसलिए मैं इनको समझाता हूं बच्चों को। 10⁻⁹ आ गई, ठीक है। कंप्यूटर क्या हो गया? कंप्यूटर CDC 600, CDC 6600, ये हमारे पास कुछ है ना। फोर्थ जनरेशन की बात करें, फोर्थ जनरेशन, ठीक है। और अगर मैं आपको चीज बताऊं कि थर्ड जनरेशन के बीच में हमारा कीबोर्ड आ गया था, माउस आ गया था, कीबोर्ड भी कीबोर्ड जो है थर्ड जनरेशन का पार्ट बन चुका था। अगर 1963 की बात करें वहां माउस भी आ गया था, है ना। थर्ड जनरेशन में कीबोर्ड आ गया था, माउस आ गया था,
और वैसे तो फोर्थ जनरेशन में जाके पीसी आए हैं, फोर्थ जनरेशन में जाके पीसी आए हैं, जिसे हम पर्सनल कंप्यूटर कहते हैं, फोर्थ जनरेशन में जाके। वैसे तो इसको 1971 से लेकर 2010 तक बोला जाता है, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि सुपर कंप्यूटर वगैरह आ गए थे। तो ये थोड़ा सा एक जो नंबर है, फिगर है, ये थोड़ा सा आपको देखनी पड़ेगी, बिकॉज जहाँ जिस बुक से मैंने चीज़ें करी हैं उस बुक के अकॉर्डिंग 2010 तक इसको फोर्थ जनरेशन कहा जाता है। इसमें यूज़ जो किए जाते हैं वो यूज़ किए थे VLSI, मतलब वेरी लार्ज सर्किट्स होते हैं ये, है ना। तो ये लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट्स होते हैं हमारे पास। जब उसकी इसमें अब ऑब्वियसली बात है, इसमें जो लैंग्वेज यूज़ की जाती है, कैसे यूज़ की जाती होंगी, सी यूज़ की जाती थी, इसमें C++ यूज़ की जाती थी, जावा यूज़ की जाती थी, ये सारी इसमें लैंग्वेज यूज़ की जाती थी बच्चे, डी-बेस, है ना, ऐसी लैंग्वेज। इसकी स्पीड जो होती थी उसकी स्पीड क्लॉक में मेजर की जाती है, क्लॉक में मेजर की जाती है, मतलब हर्ट्स में मेजर की जाती है। क्लॉक मतलब 100 ऐसे ऐसे चलती है बार बार, ठीक है। इसमें फ्लॉपी डिस्क वगैरह आ चुकी थी, पीसी इसमें आ चुका था, पोर्टेबल चीज़ें आ चुकी, स्टोरेज इसमें आ चुकी थी, ठीक है। अब बात आती है फिफ्थ जनरेशन की, जो आज तक हम फेस कर रहे हैं, फिफ्थ जनरेशन, जिसमें AI आ चुका है ना। फिफ्थ जनरेशन तुम्हें कभी क्वेश्चन नहीं आता, तुम्हें क्वेश्चन आएगा पहली 3 जनरेशन से ही, ठीक है। इसमें जो यूज की गई थी वो थी यू आई थिंक ULSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। हाँ, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन इसमें यूज की गई थी, ठीक है। और इसमें वेरी लार्ज है ना, इसमें वेरी तुम कर सकते हो, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन इसमें यूज की गई थी। इसमें अब हमारे पास सुपर कंप्यूटर आ चुके हैं, सब कुछ आ चुका है। हमारी जो स्पीड है सुपर कंप्यूटर की, अगर तुम्हें पता नहीं होगा, स्पीड जो होती है फ्लॉप्स में मेजर की जाती है। किस किस को पता है ये बात? इसकी फुल फॉर्म मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए, मैं देखता हूँ किन किन बच्चों ने वीडियो को अच्छे सुना है। फ्लॉप्स की क्या फुल फॉर्म होती है, मुझे कमेंट बॉक्स में। ये सुपर कंप्यूटर की स्पीड को मेजर करने का तरीका है ये, ठीक है। अब 2-3 क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क के लिए देता हूं, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन, दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू गाइस, फॉर अ होमवर्क क्वेश्चन। मुझे इसका फुल फॉर्म बताना सारे के सारे बच्चे। और ये वाला क्वेश्चन, ये तुम खा जाओगे मुझे पता है, ठीक है। ये होमवर्क, 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए। हमने 30 के क्वेश्चन कर लिए होंगे, और इसी तरह से पूरा का पूरा चीज़ें हम रिवाइज करेंगे, क्योंकि रिवीजन इसी तरह से हो सकती है, क्योंकि सिलेबस ज़्यादा होता है। तो कल हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस करेंगे, जिसमें विंडो पढ़ेंगे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पढ़ेंगे, उसके बाद पावर पॉइंट पढ़ेंगे, और साथ में एक्सेल पढ़ेंगे। तो सब कुछ पढ़ेंगे। तो बी रेडी फॉर टुमारो। और आपको डेली बेसिस में वीडियो अपलोड हो जाएगी, और एक क्लास आपके डेली बेसिस में लाइव क्लास हुआ करेगी, वो 9 बजे हुआ करेगी, जो हमारा ओरिजिनल मैथमेटिक्स है। तो बाय बच्चा पार्टी, अपना ध्यान रखना और पढ़ते रहना। और अगर आपको सच में लग रहा है कि कंटेंट आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज़ अपना फीडबैक देना ना भूलें, क्योंकि ये फीडबैक मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मेरे लिए नया कोर्स है पढ़ाने के लिए। अगर मुझे लगेगा कि बच्चों को समझ आ रही हैं चीज़ें, बच्चे मेरे साथ इंगेज हो पा रहे हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी। तो प्लीज़ अपना फीडबैक दें, और इसी तरह से इस चैनल से जुड़े रहें। इससे जुड़े रहने के लिए आपको सिंपल सा काम करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। तो बाय बाय गाइस, टेक केयर। और आपको PDF शेयर कर दी जाएगी टेलीग्राम ग्रुप पे।